प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र पर विचार करेंगे। द्वितीय पेपर में प्रयोजनमूलक हिंदी नाम से एक पुस्तक आपके सिलेबस में निर्धारित है। कल के वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा और उसके सामान्य परिचय पर चर्चा की थी। आज उसी की अगली कड़ी में प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र पर विचार करेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी सामान्य हिंदी से पृथक है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसका क्षेत्र विस्तृत है। ये शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में, विधि क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में और संचार माध्यम के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। और प्रत्येक क्षेत्र विशेष की अपनी एक तकनीकी शब्दावली होती है, जिससे उसकी प्रयुक्ति की पहचान होती है। तो आज हम देखते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र या इसका प्रयोग का क्षेत्र कितना अधिक विस्तृत है और कहाँ कहाँ ये प्रयोग में होती है। हिंदी भाषा परक प्रयुक्तियों के आधार पर प्रयोजनमूलक हिंदी के निम्नांकित क्षेत्र हैं। प्रथम क्षेत्र है व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र। व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र जीवन का एक महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है। व्यापार के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका संबंध समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों से होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के स्तर पर इस क्षेत्र का मूल्यांकन करें तो यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही हिंदी देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है और संपर्क भाषा की सर्वाधिक आवश्यकता व्यापार के क्षेत्र में ही होती है, क्योंकि व्यापार स्थानीय स्तर पर भी होता है और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, अर्थात इसका दायरा बहुत अधिक विस्तृत होता है। तो भाषा के प्रयोग का दायरा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। अतः इस क्षेत्र की शब्दावली या बात कहने का ढंग व्यापक रूप से परंपरागत ही है। लेकिन औद्योगिक प्रगति के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा अंग्रेजी होने के कारण इस क्षेत्र में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की शब्दावली का भी भरपूर प्रयोग होने लगा है। उदाहरणार्थ, परंपरागत शब्दावली में बहियां, लेन देन, बीजक आदि। अंग्रेजी शब्दावली में रिकॉर्ड, बिल, कैश मीमो जैसे शब्द प्रयोग में किए जाते हैं। और जो शेयर मार्केट है या जो चीज़ों के भाव और व्यापार और वाणिज्य और बाज़ार की स्थिति जो बताई जाती है, अक्सर समाचार पत्रों में इस तरह की शब्दावली देखी जाती है, जैसे मांग निकलना, उछलना, भावों का उछलना, आवक, जीन्स, मजबूती, नीचे आना, साप्ताहिक निपटान, तेजी का रुख, नए शिखर, बाजार खुला, भाव खुला, छलांग आदि। तो ये व्यापार क्षेत्र की एक विशेष प्रयोजनमूलक शब्दावली है, जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में ही प्रयोग में आती है। जैसे सोने का भाव तेज हुआ तो कहा जाएगा सोना चमका, चांदी लुढ़की, अर्थात ये व्यापार की एक तकनीकी या प्रयोजनमूलक शब्दावली है, जो क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार प्रयोग में ली जाती है। दूसरा क्षेत्र है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं चिंतन की परंपरा प्राचीन काल से पर्याप्त विकसित रही है, किंतु मध्यकाल में थोड़ी सा इसका अभाव देखने को मिलता है या इसका विकास दिखाई नहीं देता है। और फिर जब भारत दास्ता की बेड़ियों में जकड़ गया तो और अधिक वैज्ञानिक साधना की ओर रुझान कम रहा है या इसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। आधुनिक काल में आकर पश्चिम के वैज्ञानिक अनुसंधानों या प्रौद्योगिकीय परिचय के विस्तार के परिणाम स्वरूप हिंदी में भी वैज्ञानिक लेखन का आरंभ हुआ है और शोध हुआ है। इससे हमारी शब्दावली है, हमारी जो हिंदी है, उसमें वैज्ञानिक शब्दावली की प्रविष्टि भी होती है। आज हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत के शब्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली भी ग्रहण की जा रही है। जैसे रसायन विज्ञान की शब्दावली है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
कैलोरी, पल्स रेट, वैक्सीन, आर्सेनिक एसिड, मेटल, आयरन, ऑक्साइड हाइड्रेट, संयुक्त ऊष्मा आदि। इन शब्दों का प्रयोजन मूलक एक अन्य विशिष्ट विषयों के स्तर पर विशेष और सुनिश्चित अर्थ की प्रयुक्ति में ही लिया जाता है। अर्थात ये जो शब्द अभी अभी मैंने बताए हैं ये रसायन विज्ञान विशेष के हैं और उसी क्षेत्र में प्रयोग में किए जाते हैं। अर्थात ये विषय विशेष को समझाने के प्रयोजन में ही काम आते हैं और इनका क्षेत्र निश्चित और सीमित होता है। तीसरा आता है कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से है। प्रशासन का क्षेत्र सरकारी और सार्वजनिक कार्यालयों के कामकाज तक विस्तरित है। अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी भी कहा जाता है, जो मूलतः प्रयोजन मूलक हिंदी ही है। हिंदी का यह कार्यालय रूप स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ, क्योंकि ब्रिटिश काल में अंग्रेजी ही राजकाज की भाषा थी और उससे पहले मुगल काल में फारसी भाषा थी। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हिंदी का प्रयोग तब आरंभ हुआ जब स्वाधीन भारत के संघ में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात उससे पहले हिंदी राजकाज की भाषा नहीं थी। जब सरकारी कार्य हिंदी में किया जाने लगा या आरंभ हुआ तो इस अनुवाद के माध्यम से कार्यालय हिंदी का विकास हुआ। और अनुवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पूरी की पूरी कार्यशैली या कार्य प्रणाली अंग्रेजी में हुआ करती थी और फिर जब उसको ज्यों की त्यों अनुदित किया गया तो उससे कार्यालय हिंदी का विकास होता है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप सरल, स्पष्ट और सुबोध होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि इसमें अधिक पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा सभी व्यक्तियों का कार्यालयों में काम पड़ता है। तो इसका सरल होना और सुबोध होना बहुत ही आवश्यक है। कार्यालय हिंदी औपचारिक भाषा का एक रूप लिए हुए है। इस औपचारिक आधिकारिक तंत्र के पदानुक्रम पर भी आधारित है। अपने उच्च अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी से एक विशेष प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली का एक सुनिश्चित अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुभाग, संयुक्त सचिव, प्रेषक, वेतनमान, स्थानीय निधि लेखा, निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता आदि। अगला क्षेत्र है विधि क्षेत्र। ब्रिटिश काल में पश्चिमोत्तर भारत का न्यायालय कार्य, जो राजकाज का कार्य होता था, वो फारसी भाषा में होता था। अर्थात अदालतों की भाषा फारसी हुआ करती थी। स्वतंत्रता के बाद राजभाषा हिंदी निर्धारित हो जाने के बाद हिंदी के प्रयोग के आदेश दिए गए, परंतु व्यावहारिक स्तर पर न्यायालय की भाषा उर्दू ही बनी रही। कालांतर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होने के कारण हिंदी को महत्व नहीं देकर उसे हाशिए पर रख दिया गया। प्रयोजन मूलक हिंदी विधि क्षेत्र में इस हिंदी का बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित प्रयोग है, क्योंकि उसमें जो भी कुछ कहा जाता है उसका सीधा और सटीक उतना ही अर्थ अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय होता है। अर्थात उसमें दाएं बाएं या अनुमान से कोई भी अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यथा खंड, उपखंड, प्राधिकृत, प्रख्यात, उपविधि आदि आदि शब्द विधि क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली हैं। इसमें पूरा अनुच्छेद ही एक वाक्य के रूप में होता है, जिसे कई खंडों और उपवाक्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। विधि लेखन के क्षेत्र में ऐसा प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी वाक्य के निहितार्थ ज्यों का त्यों ही प्रस्तुत किया जाना होता है, क्योंकि बहुत कुछ अंग्रेजी
भाषा की कार्य प्रणाली पर हमारे यहाँ कार्य किया जाता रहा है। अगला क्षेत्र है समाज विज्ञानों का क्षेत्र। समाज विज्ञानों का क्षेत्र अति विस्तृत है और हमारे समाज का, हमारे जीवन का बहुत बड़ा दायरा इस परिधि में आ जाता है। समाज विज्ञान विषयों में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और इतिहास आता है। इनकी शब्दावली संकल्पनाओं और विचारधाराओं पर आधारित होती है और ये अपने भीतर विशिष्ट अर्थ समाहित किए होते हैं। उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष आदि आदि। शोषण आदि, ये जो वर्ग संघर्ष, शोषण आदि पारिभाषिक शब्द हैं और उनका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में ही होता है और यह आवश्यक नहीं है कि विशिष्ट अर्थ अपने मूल शब्द के अर्थ से सकारात्मक संगति ही रखें। कभी कभी इनका अपकर्ष रूप में भी प्रयोग होता है। अपकर्ष अर्थात अर्थ अपने मूल अर्थ से पतन की ओर अर्थ वहन करने लगता है। यथा राष्ट्रवाद शब्द आज पूरी तरह से सकारात्मक न होकर अंध राष्ट्रभक्ति का या अन्य राष्ट्रों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति का सूचक है। संचार माध्यम। संचार माध्यम के दो रूप हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न आदि आते हैं, इंटरनेट वगैरह। संचार माध्यमों की भाषा की प्रयुक्ति में मौखिक और लिखित दोनों ही रूप सम्मिलित होते हैं। चूँकि मुद्रित सामग्री समाज के सभी वर्ग के लिए होती है, समाचार पत्र समाज के सभी वर्गों के लिए होता है, बुद्धिजीवी से लेकर श्रमिक वर्ग तक को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि शब्दकोश ढूंढना पड़े या एक बुद्धिजीवी वर्ग ही या एक सीमित वर्ग ही उसको अर्थ ग्रहण कर सके। इसके साथ ही संचार माध्यमों में कोई विषयगत सीमा भी नहीं होती है, अर्थात ये सब क्षेत्रों से, स्थानीय स्तर से भी अपनी शब्दावली को ग्रहण करते रहते हैं और उनका क्षेत्र विस्तृत होता है जाता है। अंतिम जो क्षेत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी का, वो है विज्ञापन के क्षेत्र में। आज विज्ञापन हमें सर्वत्र दिखाई देते हैं, बाजारवाद का बोलबाला है और विज्ञापन से परे हमारा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है। अर्थात अखबार में विज्ञापन मिलेगा, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन मिलेगा, बाजार के होर्डिंग्स में, चौराहों पर, और जब हम टेलीविज़न देखते हैं या समाचार देखते हैं या रेडियो पर कोई हम चर्चा सुनते हैं तो हमें हमारा जो आधा समय या आधे से कुछ समय है वो विज्ञापनों के देखने और या श्रवण करने में ही जाता है। अर्थात विज्ञापन बाजार का क्षेत्र है और बाजार ने हम सबको चहुं ओर घेर लिया है। पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देखना, पढ़ना, टेलीविजन पर आज बहुत ही सामान्य हो गया है। विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है कि अपने उत्पाद के लिए लोगों का ध्यान आकर्षण करना, क्रय की इच्छा जागृत करना। विज्ञापन के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक शब्दावली बड़ी ही आकर्षक रूप से प्रयोग में की जाती है, अर्थात वो ध्यान खींचने में सक्षम होनी चाहिए। उसकी शब्दावली उस विज्ञापन को जुबान पर चढ़ने वाला होना चाहिए। जैसे हॉकिंग्स लाइए, 40% ईंधन का खर्च बचाइए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। यहाँ विज्ञापनों में दृष्ट विशेषताओं का उल्लेख छोटे बड़े टाइप्स के आकर्षक मुद्रण और चित्रण के साथ साथ शब्दावली पर भी ध्यान दिया जाता है, अर्थात चित्र भी आकर्षक होने चाहिए, मुद्रण भी, और साथ में लाइए, बचाइए, चलिए आदि ये तुकांत पंक्तियां हैं जो विज्ञापन में प्राण फूंकते हैं और लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इसी प्रकार रेडियो अथवा टेलीविज़न पर भी जिंगल्स विज्ञापन के प्राण होते हैं। दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, हर इंसान का यही सपना, बिरला सीमेंट से बने घर अपना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और ये क्षेत्र विशेष में अपनी
शब्दावली के लिए जानी जाती है। एक क्षेत्र की शब्दावली उस क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग में होती है, अर्थात व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोग होगी। कार्यालय हिंदी अपनी अलग पहचान रखती है, विधि क्षेत्र की शब्दावली अपनी पहचान रखती है। तो इसका दायरा विस्तृत है। धन्यवाद।